दोस्तों भी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन कलेक्शन लेके आया हूं क्वेश्चंस का, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी के बेस्ट 100+ MCQs। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और फटाफट कंप्लीट करते हैं। जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं सभी के सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी आप कितनी भी कर लीजिए, जब तक हम प्रैक्टिस सेट नहीं करते हैं तब तक हमें पता नहीं रहता है कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो प्रैक्टिस सेट मस्ट होता है, बहुत जरूरी होता है, तो प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट के जो टॉप क्लास क्वेश्चंस होंगे मैं आपको कंप्लीट कराता रहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है, पहला क्वेश्चन है हमारी गैलेक्सी की आकृति है। तो ऑप्शन ए है दीर्घवृत्तीय, वृत्तीय, सर्पिल या परवलयीय। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वह है सर्पिल। ठीक है, जो हमारी गैलेक्सी है उसकी आकृति सर्पिलाकार है। ठीक है, और अपनी गैलेक्सी के हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? तो हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, दुग्ध मेखला। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो उर्सा माइनर, स्कल्प्टर, ड्रैको या मिल्की वे। देखो मैंने अभी बताया था आपको कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन तीसरे की ओर चलते हैं। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है। तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या की बात करें तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है, 8 ग्रह के नाम मैं आपको गिना देता हूं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे चमकीला ग्रह है। तो सबसे चमकीले ग्रह की बात करें तो पृथ्वी, शुक्र, मंगल या शनि। तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। चलिए पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो अभी हाल ही में देखिए बड़े ग्रह की जो मतलब मेजर किया जाता है वह उपग्रहों की आधार पे किया जाता है। जितने उपग्रह जिसके ज़्यादा होंगे सबसे बड़ा ग्रह वही होता है। तो अभी कुछ दिन पहले जो है शनि ग्रह के उपग्रह ज़्यादा हो चुके हैं बृहस्पति से। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा शनि। ठीक है, ऑप्शन होगा शनि। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह की बात करें तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। चलिए सातवें क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह की बात करें तो मंगल, शुक्र, बुध या चंद्रमा। तो पृथ्वी के सबसे निकट है शुक्र। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा है? शुक्र, जिसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और वहीं सूर्य के सबसे निकट की बात करें तो सूर्य के सबसे निकट है बुध। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का निकटतम तारा है। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, सिरियस, वोल्फ, लेलैंड। बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? तो प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस, जुपिटर। तो देखिए हिंदी में भी नाम लिखे हुए हैं ऑप्शन में। तो जो अरुण वरुण जब लास्ट में आता है तो सबसे दूर जो है सूर्य से कौन सा हो जाता है? वरुण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो जो सूर्य के सबसे पास पड़ता है बुध, यही सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। चलिए आगे देखते हैं। 11वां क्वेश्चन। किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? तो घूर्णन, परिक्रमण, भ्रमण या ये सभी। तो ऑप्शन 11 जो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर है वह है परिक्रमण। तो पृथ्वी जब परिक्रमा करती है सूर्य की तो उसके कारण जो है ऋतुएं होती हैं पृथ्वी पर। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? तो ऑप्शन क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर है वह है घूर्णन। तो घूर्णन के कारण जो है पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। तो देखिए दोस्तों फिर से आप थोड़ा ध्यान में रखना कि घूर्णन के कारण जो है पृथ्वी पर दिन रात होते हैं
और परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर। तो बताइए दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दिन और रात बराबर होते हैं विषुवत रेखा पर। देखिए विषुवत रेखा की बात करें तो पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसी को विषुवत रेखा कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं और 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी की बात करें तो वह है 111 किलोमीटर। ठीक है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अक्षांशों की बात करें तो पृथ्वी पर जो इस तरीके से लेटी हुई जो समानांतर लाइनें हैं, ठीक है, इन्हीं को अक्षांश कहा जाता है और दो अक्षांशों के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह है, तो पृथ्वी का उपग्रह सभी को पता होगा वह है चंद्रमा। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 सितंबर और ए और बी दोनों। तो बताइए, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो वह है ए और एवं बी दोनों। 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्र ग्रहण होता है, बताइए चंद्र ग्रहण कब होता है? पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब होता है, या सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीध में होते हैं? ऑप्शन सी है पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। ऑप्शन डी है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो बताइए, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। पृथ्वी जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। देखिए ये पृथ्वी है, जैसे हमने ये पृथ्वी ले ली, पृथ्वी और यहाँ पर ये चंद्रमा और ये सूर्य है। तो पृथ्वी जब बीच में आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पड़ने लगता है। ठीक है, इससे चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुंचता, तो इसकी वजह से जो है चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण होता है, तो बताइए सूर्य ग्रहण कब होता है? पहला ऑप्शन है सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है। सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीध में होते हैं, दोनों गलत हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ये भी गलत। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 18 का डी करेक्ट आंसर है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो पहले क्या था, चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी बीच में आती है, और सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाता है। ठीक है, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिका क्षेत्र में, नॉर्वे में, या ये सभी? तो देखिए मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है ये सभी। अंटार्कटिका में भी दिखाई देता है, आर्कटिक में भी और नॉर्वे में भी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 20वां क्वेश्चन, पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे ऊपर जो परत पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? मेंटल, क्रोड, भूपर्पटी यानी क्रस्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत को हम कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, सबसे ऊपर कहते हैं क्रस्ट। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे ये 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले ऊपर की परत होती है क्रस्ट, फिर होती है मेंटल, फिर होती है कोर। तो सबसे अंदर वाली पार्ट जो होती है उसे कहते हैं कोर। ठीक है, और बीच वाली परत को मेंटल कहते हैं और सबसे ऊपर वाली परत को भूपर्पटी यानी क्रस्ट कहते हैं। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। तो पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? तो बताइए लोहा, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे ऊपर की बात करें कि कौन सी तत्व की मात्रा सर्वाधिक है, तो सबसे ऊपर ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, सबसे ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में, आग्नेय, कायांतरित, या इन सभी में? तो खनिज तेल एवं कोयला जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का
जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी, आग्नेय, कायांतरित या ये सभी? तो वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म, देखिए जब जीव जंतु वनस्पति मरने के बाद, सड़ गलने के बाद जब अंदर जमा हो गए थे तो उनसे अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं वनस्पति जीव जंतु के जीवाश्म। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? एकांकागुआ, किलिमंजारो, कोटोपैक्सी और मोना लोआ। तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी। ठीक है, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। चलिए आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन। भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो रिएक्टर स्केल, सीस्मोग्राफ, स्लाइड, कैलिपर्स या इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो वह की जाती है सीस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है, सीस्मोग्राफ के द्वारा। आगे देखते हैं 26वां क्वेश्चन। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है? किलिमंजारो, चिम्बोरोजो, कोटोपैक्सी, कैस्कड। तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है तो वह है कोटोपैक्सी। ठीक है, कोटोपैक्सी अभी हमने देखा था। तो सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी भी कौन सा है? कोटोपैक्सी। चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? एशिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है एक भी ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। ठीक है, 28वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? अरब का पठार, मंगोलिया का पठार, तिब्बत का पठार या कोलंबिया का पठार? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वह है तिब्बत का पठार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 29वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो विश्व की सबसे गहरी झील है? तो विश्व की सबसे गहरी झील की बात करें तो टिटिकाका, चाड, बैकॉल, जेनेवा। तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकॉल। ठीक है, तो बैकॉल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। चलिए 30वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील है? सुपीरियर, कैस्पियन, बैकॉल, टिटिकाका। तो विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करें तो सबसे बड़ी झील है कैस्पियन। इसे कैस्पियन सागर कहते हैं। ठीक है, कैस्पियन सागर। और सबसे बड़ी झील भी यही है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी कैस्पियन सागर है। ठीक है, आगे देखते हैं 31वें क्वेश्चन की ओर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वह है सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चलिए 32वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया था कि विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कौन सी थी? कैस्पियन। वही विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, चलिए 33वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी ऊंची झील है? सबसे ऊंची झील है तो विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो वान लेक, चिल्का, कैस्पियन, टिटिकाका। तो टिटिकाका इसका राइट आंसर है। टिटिकाका विश्व की सबसे ऊंची झील है। चलिए आगे देखते हैं 34वें क्वेश्चन को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो विश्व के सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो वह कौन सा है? तो वह है ग्रीनलैंड। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 35वां क्वेश्चन। विश्व का सबसे छोटा महादेश है? छोटा महादेश है तो अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ये महादेश न होके यहाँ पे महाद्वीप आएगा। ठीक है, तो यह विश्व का सबसे बड़ा छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। 36वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? तो रॉकी, एंडीज, काराकोरम, अलास्का। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? वह है एंडीज पर्वत श्रेणी। ठीक है, यह जो है दक्षिणी अमेरिका में पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 37वां क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो गोबी, सहारा, कालाहारी, थार। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये पड़ता है सहारा मरुस्थल।
38वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? 29%, 65%, 71% या 74%? तो 38 का जो राइट आंसर है वह है 71%। तो पृथ्वी के 71% भाग पर जलमंडल का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, 39वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 39वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर है? तो आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। चलिए आगे देखते हैं 40वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा गर्त है? तो सुंडा गर्त, प्यूर्टो गर्त, मारियाना ट्रेंच, टोंगा गर्त? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे गहरा गर्त है मारियाना ट्रेंच। ठीक है, चलिए 41वां क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पर देखें, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर कौन सा होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड। तो सबसे अधिक समुद्री जल में पाए जाने वाला लवण है। चलिए 42वां क्वेश्चन देखते हैं, उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से आता है, ऐसा कब होता है? अमावस्या को, पूर्णिमा को, सप्तमी को, या ए एवं बी दोनों? तो यहाँ पर 42 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, अमावस्या और पूर्णिमा दोनों को। ठीक है, चलिए 43वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मिनट दोस्तों, पाक जल संधि किसको जोड़ती है? तो 43वां क्वेश्चन है, पाक जल संधि जो है किस किस के बीच में पड़ती है? तो अंडमान सागर एवं चीन सागर, जावा सागर एवं हिंद महासागर, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी, कच्छ एवं खम्मात की खाड़ी? तो 43वें का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। एक मिनट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 44वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो लाल सागर जो है पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर, इरी नहर? तो यह है स्वेज नहर के द्वारा जुड़ा हुआ। लाल सागर भूमध्य सागर से स्वेज नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है, जो मिस्र के पास से होकर जाती है। ठीक है, 45वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो नील नदी, अमेजन, ब्रह्मपुत्र या ह्वांगो? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, 46वां क्वेश्चन देखते हैं, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? डेन्यूब, पोटोमैक, हडसन, टिग्रिस? तो बगदाद की बात करें तो बगदाद जो है टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। 46वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? गरसोप्पा, हुंडरू, ककोलत, एंजिल? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वह है एंजिल जलप्रपात। ठीक है, एंजिल जलप्रपात। 48वां क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प? तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वह पाई जाती है नाइट्रोजन, 78%। ठीक है, नाइट्रोजन सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है। 49वां क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो समताप मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। ठीक है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये अर्थ, तो सबसे पहले कौन सी पड़ती है? ये क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद में समताप मंडल पड़ता है, फिर मध्य मंडल पड़ता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में आयन मंडल, फिर वाह्य मंडल। तो इस तरीके से ये मंडल पाए जाते हैं वायुमंडल में। चलिए 50वां क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल? तो मौसम संबंधी घटनाएं सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल में होती हैं। 51वां क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है।
देखिए इंपॉर्टेंट तो सभी क्वेश्चन हैं। आगे देखते हैं 52वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये पूछा गया है वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। तो समतल मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल। तो वह है ऑप्शन सी आयन मंडल। तो आयन मंडल से जो रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 53वां क्वेश्चन है वायु दाब मापने का यंत्र है। तो वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है। मैनोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है वायु दाब की इकाई क्या होती है। तो वह बार होती है। ठीक है। चलिए 54वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापने का यंत्र है मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या हाइड्रोफोन। तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने का यंत्र है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 55वां क्वेश्चन। ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से गलत, पृथ्वी पर आने वाले अन्य ग्रहवासियों से गलत, पृथ्वी पर उपस्थित रेडियोधर्मी तत्वों से, सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से। ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट परावैंगनी किरणें आती है उनसे पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है ओजोन परत। ठीक है। 56वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश है। तो चावल में सबसे अधिक उत्पादन करता है चीन। तो चीन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 57वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है। तो चाय के मामले में हम बात करें तो भारत, श्रीलंका, चीन, इंग्लैंड। तो चाय में भी चीन पहले नंबर पर आता है। ठीक है। और ये डेटा दोस्तों चेंज होता रहता है। ये करंट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन होते हैं, ये जब भी परीक्षा में जाया करें तो इस तरीके के क्वेश्चन को एक बार जो है करंट से मैच करके जाया करें। ठीक है। तो चलिए 58 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है। तो केले का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो देश है तो वह है इन देशों में भारत। ठीक है। चलिए 59वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो चीन, भारत, रूस, यूएसए। तो लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है इनमें रूस। ठीक है। चलिए 60वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो भारत, रूस, यूएसए, चीन। तो कोयले का सबसे अधिक उत्पादन करता है चीन। ठीक है। 61वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में टिन का सर्वाधिक उत्पादक देश है। तो टिन के मामले में ब्राजील, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो इनमें से मलेशिया टिन का सर्वाधिक उत्पादक देश है। दोस्तों मैं अभी यहाँ पर फिर से मैं आपको बता दूं कि इन डेटा में ये 4-5 जो क्वेश्चन आए हैं इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आपको देखने के लिए मिल सकता है। बाई चांस अगर एक भी चेंजेस आया हो तो कृपया आप करंट से इसको मैच कर लें। ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन मतलब सही हैं। चलिए आगे देखते हैं 62वां क्वेश्चन। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो पूर्व का मैनचेस्टर जो है मुंबई, ओसाका, शंघाई, जकार्ता। तो ये बात हो रही है विश्व में जो है पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। जापान का एक मतलब शहर है ओसाका, उसे कहा जाता है पूर्व का मैनचेस्टर। ठीक है। चलिए 63वां क्वेश्चन देखते हैं। संसार की छत किसे कहा जाता है। पामीर का पठार, माउंट एवरेस्ट, K2, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। ठीक है। ये तो पर्वत हैं, इन्हें नहीं कहा जाता। पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। ठीक है। 64वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को इटरनल सिटी या हॉली सिटी कहा जाता है। तो वाराणसी, सीतामढ़ी, रोम, जेरूशलम। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें रोम को जो है हम इटरनल सिटी या होली सिटी कहते हैं। ठीक है। चलिए 65वां क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। रॉबर्ट पेरी, मैगलेन, वास्को डी गामा, एमंड सेन। तो देखिए 65वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है एमंड सेन।
एमंडसेन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था, वहीं रॉबर्ट पेरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया 66वां, उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति था, तो वह था रॉबर्ट पेरी। ठीक है, रॉबर्ट पेरी। चलिए आगे देखते हैं 67वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है भारत, अरब प्रायद्वीप, ग्रीनलैंड, कतर। तो प्रायद्वीप की बात करें तो यहाँ पर अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। यहाँ मैं आपको बता दूँ प्रायद्वीप किसे कहा जाता है। प्रायद्वीप जैसे भारत का प्रायद्वीप उसे कहा जाता है जो तीन तरफ से स्थल से जल से घिरा हुआ हिस्सा होता है। मतलब ऐसा भूखंड जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, चलिए 68वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? महानदी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, नील डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ठीक है, 69वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विश्व की सबसे ऊंची सड़क है काराकोरम राजमार्ग, ट्रांस पैसिफिक मार्ग, लेह मनाली मार्ग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा लेह मनाली मार्ग। ठीक है, चलिए 70वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। तो गंगा, डेन्यूब, पोटोमैक, राइन। तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी की बात करें तो यह है राइन नदी, यूरोप में ये पड़ती है। ठीक है, तो ये विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। चलिए आगे देखते हैं, 71वां क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? वेनिस को, कोचीन को, सूरत को, लक्षद्वीप को। तो अरब सागर की रानी जो है कोचीन को कहा जाता है। ठीक है, ये वही कोचीन है जहाँ पर पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। ठीक है, चलिए 72वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.4%। 2.4%। 73वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो सबसे लंबी तटरेखा भारतीय राज्यों में है वह है गुजरात की। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले 3 राज्य आप इस तरीके से याद रखना, गेट। ठीक है, जी से गुजरात, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु। ठीक है, चलिए 74वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो केरल, गोवा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ सबसे छोटी तटीय सीमा की बात करें तो वह गोवा की है। तो गोवा की सबसे छोटी तटीय सीमा है। चलिए 75वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो अलोंग कन्याकुमारी, मिनीकॉय, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। देखिए दक्षिणतम बिंदु भारत के 2 आते हैं, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये भारत का नक्शा है। ठीक है, उत्तरी बिंदु की बात करें तो वह है इंदिरा कॉल। दक्षिणी की बात करें तो यहाँ पर पड़ता है इंदिरा पॉइंट। और कभी ये पूछा जाए कि स्थल पर पड़ने वाला दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो वह है कन्याकुमारी, केप कोमोरिन। ठीक है, कन्याकुमारी। चलिए आगे देखते हैं, जहाँ तक है जितने प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, उनका सॉल्यूशन भी आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरे द्वारा ये किया गया प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन, जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं, आप ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि ये जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे रहा हूँ वो वास्तव में आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो इसी तरीके की मैं मेहनत आगे भी आपके लिए करता रहूँगा। कुछ सुधार करने की ज़रूरत होगी तो वो भी आप मुझे बताना। ठीक है, तो वो भी मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए 76वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 76वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो 5वां, चौथा, 7वां, तीसरा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, चलिए 77वां क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 5, 6, 7 या 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 78वां क्वेश्चन देखते हैं,
भारत का प्रामाणिक समय मापा जाता है? तो भारत का प्रामाणिक समय जो है 82.5 पूर्वी देशांतर से मापा जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भारत का प्रामाणिक समय जो मापा जाता है 82.5 पूर्वी देशांतर से मापा जाता है। यही हमारे इलाहाबाद के नैनी से होकर गया है, जहाँ से हमारे भारत का मानक समय लिया गया है। ठीक है, 79 क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, राजस्थान के बाद में पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश आता है और तीसरे पे उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, सॉरी तीसरे पे नहीं, तीसरे पे महाराष्ट्र आता है, चौथे पे उत्तर प्रदेश आता है, सॉरी। ठीक है, चलिए 80 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है? तो सबसे छोटे राज्य की बात करें तो वह है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वह है गोवा। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को चुनें। तो 81वां क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो नर्मदा, ताप्ती, सोन, साबरमती। नर्मदा, ताप्ती, सोन, साबरमती। तो देखिए नर्मदा बहती है पश्चिम की ओर, ठीक है, ताप्ती भी पश्चिम की ओर बहती है, सोन नहीं बहती है। सोन सोनभद्र से होकर इधर मिर्जापुर वाली साइड से जाती है, ठीक है, तो ये नहीं बहती है। साबरमती भी बहती है। तो ये हो गया 1, 2, चौथा, तो ये सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 82वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए जो जलोढ़, काली, लैटेराइट या पठारी, तो काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इसे जो है कपासी मिट्टी भी कहते हैं। चलिए 83वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत में जैसे 83 वाले क्वेश्चन में बात करें, अरावली, सतपुड़ा, कंचनजंगा, अनाईमुड़ी। तो अवशिष्ट पर्वत उसे कहा जाता है जो कट छट के मतलब अब रह गया हो, जिसका अपर्दन या निक्षेपण हो चुका हो। ठीक है, तो इसमें अरावली इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सब भारत के सबसे पुराने पर्वत में ये आता है। चलिए 84वां क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा जो है कावेरी को कहा जाता है। ठीक है, तो 85 क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर हम बात करें भारत में बहने वाली, तो उसमें गंगा का नाम आता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए ये वाला क्वेश्चन दो तरीके से बनता है। यहाँ ब्रह्मपुत्र भी आंसर आता है, गंगा, पर आपसे ये पूछा जाए भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है गंगा। अगर वैसे पूछा जाए कि भारत की जो लंबी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें भारत की सबसे लंबी नदी है तो वह ब्रह्मपुत्र होना चाहिए। ठीक है, वैसे भारत में बहने वाली कौन सी है, तो वह गंगा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 86वां क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो हुंडरू, जोग, ककोलत और येना। तो भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो वह है जोग। ठीक है, वह है जोग। देखिए यहाँ पर जोग दिया है, एक जलप्रपात और है कुंचिकल के नाम से। ठीक है, कुंचिकल। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन ये दिया जाता तो आंसर आप ये लगाते। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा होगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग। अगर कुंचिकल दिया जाता तो आंसर कुंचिकल होता। ठीक है, 87 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भागड़ नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो गोमती, सतलज, झेलम, ब्यास। तो भागड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है। चलिए 88 क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध की बात करें तो यह साबरमती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, तो महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। ठीक है, 4800 मीटर का ये बांध है। ठीक है, और भारत का जो है सबसे बड़ा बांध है, लंबा बांध है। ठीक है, चलिए 89 क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा, चंबल, भागीरथी, गंडक। तो सरदार सरोवर जो परियोजना है वह नर्मदा नदी पर बनाई गई है। ठीक है, नर्मदा नदी पर बनाई गई है। आगे 90वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये इसके लिए तो मैं कहूँगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है। तो उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में जो ठंड के महीने में जो वर्षा होती है वह लौटते मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभों से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पश्चिमी विक्षोभों से यह वर्षा देखी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 91वां क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, तो सबसे वर्षा वाला स्थान मासिनराम, चेरापूंजी और नेत्रहाट, पश्चिमी घाट। तो देखिए यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, मासिनराम। मासिनराम इसका राइट आंसर होगा। चेरापूंजी ऑप्शन गलत है, ठीक है, इसे लगाना मत। मासिनराम इसका सही आंसर होगा। भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है, तो 92वें क्वेश्चन की बात करें तो बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर। तो इन ये राजस्थान के सभी ये क्षेत्र हैं, इसमें सबसे गर्म की बात करें तो वह है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर। चलिए 93वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को कहा जाता है, तो आसान क्वेश्चन है, लू कहा जाता है। ठीक है, लू कहा जाता है। 94वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है, तो सबसे पुरानी पर्वतमाला अभी मैंने बताया था जो अवशिष्ट पर्वत में थी अरावली, वही भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है। ठीक है, चलिए 95वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है? तो यहाँ पर हम बात करें तो वह है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है। ठीक है, आगे देखते हैं कितने राज्यों को छूती है, तो 9 राज्यों को छूती है, जिनमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली याद रखना। आगे देखते हैं 96 क्वेश्चन। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, ए एवं बी दोनों। तो अभी हमने देखा था ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये दोनों नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए 97 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रबी फसलों का चयन करें। तो रबी फसलों की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी रबी की फसल हैं? तो रबी सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, रबी और खरीफ की फसल में क्या मतलब कब बोई जाती हैं, क्या होता है। ठीक है, तो ये है रबी, ठीक है, और एक होती है खरीफ। ठीक है, तरीका ये याद रखना, रबी में कितने अक्षर आ रहे हैं? 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 1 2 3। ठीक है, 2 वर्ड यहाँ आ रहे हैं और यहाँ 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पर कम आ रहे हैं, तो इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है, और इसमें 3 आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर कम पानी की आवश्यकता कब होती है? ठंड के महीने में। ठंड के महीने में कम पानी की आवश्यकता होती है फसलों को, तो ये रबी की फसल ठंड में बोई जाती हैं। तो तुम्हें यहाँ पर पूछा गया है कि रबी फसलों का चयन करें, तो देखिए अब आसानी से आप बता दोगे। तो यहाँ पर देखिए, तो गेहूँ, तो गेहूँ बोया जाता है। ठीक है, ठंड के महीने में जो है गेहूँ बोया जाता है। गेहूँ के साथ हाँ मटर भी होती है। ठीक है, मटर भी बोई जाती है। और मक्का नहीं बोई जाती, मक्का 12मासी में आती है, तो यहाँ रबी में शामिल इसको नहीं करेंगे। ठीक है, अरहर भी नहीं होती है, राई बोई जाती है। ठीक है, तो ये 97 का जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया है तुम्हें खरीफ से संबंधित, तो निम्नलिखित में से खरीफ फसलों को चुनें। धान, गन्ना, अरहर, ज्वार, आलू। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सी फसल जो है खरीफ की फसलें हैं। तो खरीफ की फसल, इसमें 3 वर्ड आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो धान को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, सही है। गन्ना को भी ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और यहाँ पर अब ज़्यादा पानी से ही सबकी तुलना नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये धान बोया जाता है गन्ना खरीफ में, अरहर भी खरीफ में बोई जाती है। ठीक है, अरहर भी, और ज्वार भी खरीफ में बोई जाती है। आलू नहीं होता, आलू गेहूं के साथ होता है, तो रबी में होता है। तो 1 2 3 4, तो इसका राइट आंसर हो गया हाँ ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 99वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पर कर्नाटक, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 100 क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। ठीक है, 100 क्वेश्चन फिर भी हमने काफ़ी जल्दी कर लिए हैं। ठीक है, तो
केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये आसान क्वेश्चन है। केसर सबसे अधिक कहाँ होता है? महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में केसर सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो चलिए 101 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हरित क्रांति किससे संबंधित थी? खाद्यान्न से। श्वेत क्रांति दूध से। नीली मत्स्य से। गुलाबी मांस से। ये तीनों सही हैं। पहला वाला जो है यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, हरित क्रांति जो है कृषि से संबंधित थी। ठीक है, तो पहला यहाँ पर एक मिनट, अरे सही है, खाद्यान्न दिया है तो पहला तो ठीक है, पहला सही है, पहला वाला ठीक है। श्वेत क्रांति दूध से, ये भी सही है। नीली क्रांति मत्स्य से, ये भी सही है। गुलाबी मांस से, ये वाला गलत होगा। ठीक है, गुलाबी क्रांति मांस से, ये गलत है। चलिए, वो झींगा मछली से शायद संबंधित होती है। 102 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पिसीकल्चर मत्स्य पालन बिल्कुल सही है। सेरीकल्चर रेशम से, ये भी सही है। एरोपोनिक केंचुआ पालन, ये गलत है, ये वाला गलत है। ठीक है, ओलरिकल्चर सब्जी उगाना, ये तो सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं है पूछा गया है। चलिए 102 के बाद अब देखते हैं 103 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये दिया है सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है। तो जैसलमेर, मकराना, गिरिडीह, मुंगेर। तो मकराना का पत्थर काफ़ी प्रचलित है, ये सुना होगा। ठीक है, 103 का हो गया बी राइट आंसर। चलिए 104 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यूरेनियम झारखंड, मोनोजाइट केरल, लिग्नाइट तमिलनाडु, पेट्रोलियम झारखंड। तो पेट्रोलियम झारखंड में नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से नहीं निकलता है झारखंड से पेट्रोलियम। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 105 क्वेश्चन है। रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग है? लौह इस्पात, सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी। तो सूती वस्त्र इसका राइट आंसर है। रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र है। चलिए आगे देखते हैं 106 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो लोकोमोटिव वाराणसी। ठीक है, ये लोकोमोटिव वर्क्स जो है वाराणसी के मडुआडीह में है। रेल डिब्बा कपूरथला में बनते हैं। ठीक है, और विद्युत इंजन रेल ये जो है चितरंजन में, ये भी सही है। मोटर कार पटना, ये गलत है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर होगा 106 का। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन है 107। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? तो NH2 दिल्ली से कोलकाता, ये गलत है। NH5 ये भी नहीं है, 6 भी नहीं है। NH7 ठीक है, वाराणसी से कन्याकुमारी, NH7 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। ठीक है, चलिए 108 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो रेल मंडल दिए गए हैं और मुख्यालय दिए गए हैं। तो उत्तर रेलवे का दिल्ली में है, बिल्कुल सही है। उत्तर मध्य का मुंबई, ये गलत है। उत्तर पश्चिम दिया है। अच्छा, उत्तर पश्चिम का मुंबई VT, यही गलत है। उत्तर पश्चिम का यहाँ पर नहीं है। उत्तर पश्चिम का जो है रेल मार्ग है, उत्तर पश्चिम का चंडीगढ़, शायद नहीं, चंडीगढ़ में नहीं है, तो ये मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है। लेकिन मुंबई में नहीं है। मुंबई में मध्य रेलवे का है और पश्चिम रेलवे का है। ठीक है, तो मुंबई में जो है मध्य रेलवे का है और पश्चिम रेलवे का है, लेकिन उत्तर पश्चिम रेलवे का मुंबई में नहीं है। पूर्व मध्य का हाजीपुर, ये भी सही है। मध्य रेलवे का मुंबई, ये देखो दिया है, ये भी सही है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 109 की ओर चलते हैं। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो बांदीपुर की बात करें तो असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। तो बांदीपुर जो है कर्नाटक में स्थित है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक। चलिए 110 क्वेश्चन देखते हैं। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है? तो पहले जैव आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो नीलगिरी, सिमलीपाल, पंचमढ़ी या कंचनजंगा। तो नीलगिरी जो है पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, तो 110 क्वेश्चन हो चुके हैं। 111वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर, काजीरंगा, कान्हा, किसली, कैमूर।
तो गिर का नाम आपने सुना होगा, गुजरात गिर शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो 112वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर है मुंबई। सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है मुंबई को। ठीक है, चलिए 113वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो राउरकेला, बोकारो, जमशेदपुर, श्री सैलम। तो जमशेदपुर को जो है भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए 114 क्वेश्चन। भारत का डेट्रॉइट के नाम से विख्यात शहर है, तो भारत का डेट्रॉइट किसे कहते हैं? बेंगलुरु, भोपाल, गुड़गांव, पीथमपुर। तो भारत का डेट्रॉइट जो है पीथमपुर को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का शोक के नाम से कुख्यात नदी है, तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, 116 क्वेश्चन देखते हैं। स्वांगला कहाँ की जनजाति है? स्वांगला कहाँ की जनजाति है? तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ये पंजाब की जनजाति है स्वांगला। ठीक है, 117वां क्वेश्चन देखते हैं। दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, चलिए 118 क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, 118वां क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है और ये पश्चिम की ओर बहती है और यह एक एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, ये डेल्टा नहीं बनाती है। इसके बाद आगे देखते हैं। 119वां क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये सोनभद्र में पड़ती है। ठीक है, और रिहंद परियोजना यहाँ पर बनी हुई है। यह कृत्रिम झील है भारत की सबसे बड़ी। चलिए आगे देखते हैं। 120वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ 120वां क्वेश्चन दिया है, भारत की सबसे बड़ी झील है, तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर, चिल्का, सांबर, डिडवाना। तो बुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है। वैसे मीठे पानी की झील है, यहाँ थोड़ा करेक्शन लग रहा है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी, ये क्वेश्चन तभी आता है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नहर है शारदा, इंदिरा गांधी, सरहिंद, बेतवा। तो सबसे लंबी नहर की बात हो रही है, तो इंदिरा गांधी सबसे लंबी नहर है जो सतलज नदी से निकली है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी सबसे लंबी नहर है। चलिए, हर के बैराज से ये निकली है। आगे देखते हैं 122वां क्वेश्चन। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो भाखड़ा नागल, महानदी, दामोदर, गंगा। तो भारत में सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो है दामोदर नदी पर किया गया था। ठीक है, दामोदर नदी पर किया गया। आगे देखते हैं 123वां क्वेश्चन। सोने का रेशा कहा जाता है, तो सोने का रेशा कपास, जूट, पीतल, रेशम किसे कहा जाता है? तो सोने का रेशा जूट को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको यकीनन बहुत मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ जो है आपके काफ़ी प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। 1 से 2 बार आप वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, तो चलिए ये था लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। देखिए, हमें आपसे बस इतना ही बेनिफिट होता है, यही हम आपसे चाहते हैं, यही उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें थोड़ा मोटिवेट करें और बताएं हमें कि हमारे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट, वीडियो, लेक्चर आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।